एनसीईआरटी मंत्राणा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। हम एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पुस्तक पर आधारित भारतीय राज व्यवस्था श्रृंखला को कवर कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने राष्ट्रपति के पद पर काफी विस्तार से और संरचित तरीके से चर्चा की थी। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण सत्र था। बिल्कुल। आज हमारा ध्यान रहेगा भारत के उपराष्ट्रपति पद पर। जी। इस चर्चा का मकसद ये है कि उपराष्ट्रपति पद की एक समग्र समझ के लिए सभी जरूरी तथ्यों को शामिल किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति से जुड़े हर प्रासंगिक अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल्स 63 से लेकर 71 तक पर विस्तार से बात करें। कोई जरूरी पहलू छूटे नहीं। हाँ, ये जरूरी है कि सारे आर्टिकल्स कवर हों। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति पद की एक स्पष्ट तस्वीर आसान भाषा में पेश की जाए, ताकि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी जैसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। जी बिल्कुल, क्लैरिटी बहुत जरूरी है इन परीक्षाओं के लिए। हाँ, और अंत में हम हर अनुच्छेद को नोट्स बनाने के लिहाज से बिल्कुल साफ और सरल तरीके से सारांशित भी करेंगे। भी अच्छा रहेगा। तो तैयार हो जाइए भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियों को समझने के लिए। चलिए इसे खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 आर्टिकल 63 क्या कहता है? ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बिल्कुल सीधा सा वाक्य। हाँ, सुनने में सीधा लगता है, पर यह पद हमारे देश के शासन तंत्र में दूसरा सबसे ऊंचा स्थान रखता है, राष्ट्रपति के ठीक बाद। जी हाँ। एक दिलचस्प पहलू यह है कि इस पद की प्रेरणा अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल से ली गई है। हाँ, ये बात अक्सर कही जाती है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ नकल नहीं की, उन्होंने इस विचार को लिया और उसे भारत की अपनी संसदीय प्रणाली की जरूरतों के मुताबिक ढाला। यहीं पर यह भूमिका और खास हो जाती है। बिल्कुल, ये भारतीकरण महत्वपूर्ण है। वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक है। जी। उपराष्ट्रपति की भूमिका काफी अनूठी है क्योंकि ये दोहरी है, डबल रोल एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। पहला, अनुच्छेद 64 के तहत वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जी। यानी जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाता है। और दूसरा, अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो या वे किसी कारणवश अनुपस्थित हों तो उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर। बिल्कुल। इस तरह वे कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिका यानी लेजिस्लेचर के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। ये दोहरापन ही इस पद को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। सही कहा। और इसी दोहरी भूमिका के कारण उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी थोड़ी अलग है, जैसा कि अनुच्छेद 66 में बताया गया है। अच्छा, कैसे अलग है राष्ट्रपति चुनाव से? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में संसद सदस्यों मतलब एमपीज के साथ साथ राज्यों के चुने हुए विधायक एमएलएज भी वोट डालते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। अच्छा, यानी सिर्फ एमपीज? हाँ, केवल सांसद। इसमें राज्यों के विधायकों की कोई भूमिका नहीं होती। इसलिए निर्वाचक मंडल छोटा होता है, लगभग 800 मतदाता। चुनाव का तरीका वही है जो राष्ट्रपति के लिए है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एसटीवी द्वारा। और मतदान गुप्त होता है? हाँ, एसटीवी और गुप्त मतदान। हाँ। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सांसदों के इस निर्वाचक मंडल में अलग अलग वरीयताओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। समझ गया। अब योग्यताओं की बात करें, वो भी शायद अनुच्छेद 66 में ही है। जी हाँ, योग्यताएं भी अनुच्छेद 64 में ही रह गई हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और ये महत्वपूर्ण है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। अच्छा, लोकसभा ने राज्यसभा सदस्य की योग्यता? हाँ, राज्यसभा जैसा अनुच्छेद 84 में है। साथ ही वे केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण न करता हो। लाभ का पद? हाँ, हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र राज्य के मंत्री के पद को इस संदर्भ में लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है। कार्यकाल के बारे में क्या? कार्यकाल का जिक्र अनुच्छेद 67 में है। वे पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक पद पर रहते हैं। 5 साल? जी। इससे पहले वे चाहें तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर पद छोड़ सकते हैं और हाँ, वे दोबारा चुनाव लड़ने के भी पात्र हैं। इस पर कोई सीमा नहीं है।
अच्छा, री इलेक्शन पॉसिबल है। बिल्कुल। अब पद संभालने से पहले उन्हें शपथ लेनी होती है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 69 में है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। वे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने और अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने की शपथ लेते हैं। अब आते हैं पद रिक्ति पर, जिसका जिक्र अनुच्छेद 68 में है। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला बिंदु है। बताइए। अगर उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूरा होने से पहले, मान लीजिए मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण खाली होता है, तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द, मतलब रिक्ति होने के 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर चुनाव, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीक बात है जो अक्सर उम्मीदवारों को कंफ्यूज करती है। अगर रिक्ति कार्यकाल पूरा होने से पहले होती है, जैसे बीच में पद खाली हो गया, तो जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए नहीं चुना जाता। अच्छा, तो कितने समय के लिए? वो केवल बची हुई अवधि के लिए ही पद संभालेगा। मान लीजिए 2.5 साल बाद पद खाली हुआ, तो नया उपराष्ट्रपति अगले 2.5 साल के लिए ही आएगा। ओह, अच्छा, ये राष्ट्रपति के मामले से अलग है। बिल्कुल। राष्ट्रपति के मामले में अगर बीच में चुनाव होता है तो नया राष्ट्रपति पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में अनुच्छेद 68(2) के अनुसार आकस्मिक रिक्ति भरने वाला व्यक्ति सिर्फ शेष अवधि के लिए ही पद धारण करता है। हाँ, ये कार्यकाल वाला अंतर याद रखना परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। चलिए, अब उपराष्ट्रपति की शक्तियों और उनके काम करने के तरीके को समझते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, उनकी भूमिका दोहरी है, तो जाहिर है उनकी शक्तियां भी मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटी हैं। जी। एक, राज्यसभा के सभापति के तौर पर विधायी शक्तियां, और दूसरी, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकारी शक्तियां। यहीं से पता चलता है कि ये पद सिर्फ एक स्टैंड बाय व्यवस्था नहीं है, बल्कि सक्रिय भूमिका वाला पद है। बिल्कुल। पहले उनकी विधायी भूमिका देखते हैं। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पदेन या एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि ये पद उन्हें उनके उपराष्ट्रपति होने के नाते ही मिलता है। अलग से कोई चुनाव या नियुक्ति नहीं होती सभापति के लिए। ठीक है, तो सभापति के तौर पर उनका मुख्य काम क्या है? उनका मुख्य काम है सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाना, सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, सदस्यों को बोलने का मौका देना और जरूरत पड़ने पर सदन के नियमों की व्याख्या करना। ये तो काफी जिम्मेदारी वाला काम है। हाँ, बिल्कुल। और ये भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्यसभा, जैसा अनुच्छेद 80 बताता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक तरह से उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में हमारे संघीय ढांचे को मजबूती देने और राज्यों की चिंताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में मदद करते हैं। सही कहा। और सभापति के तौर पर काम करते हुए उनसे सदन के प्रक्रिया नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ये नियम अनुच्छेद 118 के तहत बनते हैं। उनसे पूरी तरह निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है। वे सदन के संरक्षक माने जाते हैं। निष्पक्षता तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हालांकि एक खास परिस्थिति में उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है, जब किसी प्रस्ताव पर सदन में पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े, टाई हो जाए। अच्छा, टाई होने पर? हाँ, ऐसी टाई की स्थिति में वे अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट दे सकते हैं। हालांकि व्यवहार में ऐसा बहुत कम होता है। हाल के वर्षों में, खासकर 2023-24 के दौरान, राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर काफी गर्मागर्म बहस देखने को मिली। हाँ, ये खबरों में था। जी। अलग अलग स्रोतों के अनुसार निलंबित सांसदों की संख्या 146 से लेकर 200 से ज्यादा बताई गई। सत्ता पक्ष ने इसे सदन में बार बार होने वाले व्यवधानों के खिलाफ अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया। और विपक्ष का क्या कहना था? वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की आवाज दबाना, या कुछ आलोचकों ने इसे बुलडोजर न्याय तक कह दिया। देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, सिर्फ स्रोतों में दर्ज विभिन्न दृष्टिकोणों और तथ्यों को सामने रख रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। ऐसे मुद्दे ये सवाल जरूर उठाते हैं कि क्या सभापति बढ़ती राजनीतिक कड़वाहट के माहौल में अपनी अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रख पाते हैं, कि हो तो होलोहन बनाम जाचिलू 1992 जैसे ऐतिहासिक अदालती फैसलों ने दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में सभापति की भूमिका को भी स्पष्ट किया है। लेकिन निष्पक्षता का सवाल समकालीन भारतीय राजनीति में लगातार बना रहता है। ये निष्पक्षता वाला सवाल वाकई अहम है और अक्सर चर्चा का विषय रहता है। अच्छा, अब उनकी दूसरी भूमिका पर आते हैं।
क्या होता है जब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, या राष्ट्रपति मान लीजिए बीमार पड़ जाएं या विदेश दौरे पर हों? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। यहीं पर अनुच्छेद 65 काम आता है। ये साफ कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या किसी और वजह से खाली हो जाता है, या फिर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो। हाँ, या फिर राष्ट्रपति अपनी अनुपस्थिति जैसे बीमारी या विदेश दौरे के कारण अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभाल लेते हैं। बिल्कुल, ये व्यवस्था इसीलिए है। इस दौरान वे राष्ट्रपति को मिली सभी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां यानी इम्यूनिटीज प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति को मिलती हैं। जी। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि वे ये सभी काम मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 74 में व्यवस्था है। वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। हाँ, संसदीय प्रणाली का यही तकाजा है। भारत के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ भी है। उदाहरण के लिए 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ, तब उपराष्ट्रपति वी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। जी, वो एक प्रसिद्ध उदाहरण है। और संविधान का अनुच्छेद 70 संसद को ये अधिकार भी देता है कि वो ऐसी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति जिसका संविधान में सीधे उल्लेख न हो में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए कानून बना सकती है, और ऐसे कानूनों में भी उपराष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अच्छा, यानी संसद भी व्यवस्था कर सकती है। हाँ, एक और बात, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते मिलते हैं। ये अनुच्छेद 65(4) में लिखा है। उन्हें राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा उस दौरान? जी, और उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा जो अनुच्छेद 361 के तहत है वो भी मिलती है। सामान्य स्थिति में जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं होते तब उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। और वो कितना होता है लगभग? ये समय समय पर बदलता है। 2018 के संशोधन के बाद से और 2023 के आसपास ये लगभग 4 लाख रुपए प्रति माह था। इसका निर्धारण अनुच्छेद 97 के तहत संसद करती है। ठीक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पूरी व्यवस्था, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति की व्यवस्था, ये सुनिश्चित करती है कि देश का सर्वोच्च पद कभी खाली न रहे और शासन में एक निरंतरता बनी रहे, जो किसी भी लोकतंत्र के स्थिर कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। ये शासन में निरंतरता सुनिश्चित करना वाकई बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया की। आपने बताया था ये राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग है। हाँ, काफी अलग है और सरल भी। राष्ट्रपति को हटाने के लिए तो अनुच्छेद 61 के तहत एक जटिल महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रक्रिया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों की विशेष भूमिका होती है, विशेष बहुमत चाहिए होता है। जी, वो काफी लंबी और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। उन्हें पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाना होता है। सिर्फ राज्यसभा में? हाँ, प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा में ही हो सकती है, लोकसभा में नहीं। और ये प्रस्ताव राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पास होना चाहिए। इसे प्रभावी बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है? साधारण बहुमत से अलग? हाँ, अलग है। इसका मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या में से उस समय जो पद खाली हैं उन्हें घटाने के बाद जो संख्या बचती है उसके आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन चाहिए। सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत काफी नहीं है, जैसा साधारण बहुमत में होता है। अच्छा, मतलब कुल सदस्यों का बहुमत रिक्तियों को हटाकर। बिल्कुल। राज्यसभा से ये प्रस्ताव पास होने के बाद इस पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी है। लोकसभा की सहमति कैसे? लोकसभा को इस प्रस्ताव से सहमत होना होता है, लेकिन लोकसभा में इसके लिए सिर्फ साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी ही काफी होता है। अच्छा, लोकसभा में साधारण बहुमत। हाँ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। 14 दिन का नोटिस? जी। व्यवहार में आज तक किसी उपराष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। पद आमतौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा होने या त्यागपत्र देने से ही खाली होता है। हाँ, ये प्रक्रिया सैद्धांतिक ज्यादा रही है। इस प्रक्रिया के अपने मायने हैं। ये राष्ट्रपति के महाभियोग जितनी जटिल नहीं है, जिससे शायद पद को थोड़ी कम सुरक्षा मिलती है, लेकिन ये इतनी आसान भी नहीं है कि राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग हो सके। हाँ। फिर भी कुछ आलोचक मानते हैं कि अगर सभापति के रूप में उन पर कदाचार का आरोप लगता है तो जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया थोड़ी कमजोर है, क्योंकि प्रक्रिया उसी सदन यानी राज्यसभा से शुरू होती है जिसकी वे अध्यक्षता करते हैं।
ये हितों के टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट हो सकता है। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति पद का महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक पद है या इसकी वास्तव में कोई अहमियत है? नहीं, ये सिर्फ औपचारिक पद बिल्कुल नहीं है। जैसा हमने चर्चा की, इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में यह ऊपरी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, जो हमारी विधायी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। हाँ, विधायी कार्य। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि देश के शीर्ष नेतृत्व में कोई खालीपन न आए, जिससे शासनिक स्थिरता बनी रहती है, निरंतरता। और क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो सभापति की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से संघीय संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देती है। संघीय संतुलन भी। बिल्कुल। और ये भूमिका स्थिर भी नहीं है, ये समय और व्यक्ति के साथ बदलती भी है। जैसे आपने पहले जिक्र किया, हाल के निलंबनों के बाद मौजूदा उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने सदन में बहस की बहाली और संवाद पर जोर दिया। हाँ, लेकिन चुनौतियां हमेशा रहती हैं, खासकर आजकल के राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर में निष्पक्षता बनाए रखने का दबाव और पक्षपात के आरोप लगाना। ये तो है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो ये कि भारत के 75 से अधिक वर्षों के इतिहास में आज तक कोई भी महिला इस पद पर नहीं चुनी गई है, जो लैंगिक समानता के दृष्टिकोण से एक विचारणीय बिंदु है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल सही। अब परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए हमने जिन मुख्य अनुच्छेदों की बात की, उन्हें एक बार संक्षेप में याद कर लेते हैं, ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। जी, ये बहुत उपयोगी होगा। अनुच्छेद 63, सीधा सा मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, पद की स्थापना। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाता है। जी। अनुच्छेद 65, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यों का वर्णन करता है। महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 66, इसमें चुनाव प्रक्रिया याद रखें, सिर्फ MP, STV और योग्यताएं 35 वर्ष RS सदस्य योग्यता बताई गई हैं। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 67, 5 साल का कार्यकाल और त्याग पत्र का जिक्र करता है। ठीक। अनुच्छेद 68, पद रिक्ति भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर, और सबसे महत्वपूर्ण, आकस्मिक रिक्ति भरने वाले का कार्यकाल केवल शेष अवधि के लिए होगा। ये अंतर याद रखना है। अनुच्छेद 69, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप देता है जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। जी। अनुच्छेद 70, संसद को अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 71, ये भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवादों का निपटारा करने का एकमात्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है। केवल सुप्रीम कोर्ट? हाँ, केवल सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति पद से 2 मुख्य अंतर जरूर याद रखें। हाँ। एक, चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसद यानी MP वोट देते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में सांसद यानी MP और राज्यों के निर्वाचित विधायक यानी MLA दोनों वोट देते हैं। पहला अंतर। 2, हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत वाले संकल्प, जिसे लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत करे, द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को केवल संसद द्वारा चलाई जाने वाली महाभियोग की जटिल प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। दूसरा अंतर। बिल्कुल। तो ये थी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने उनके संवैधानिक दर्जे, चुनाव, कार्यकाल, शक्तियों, दोहरी भूमिका और पद से जुड़े कुछ समकालीन सवालों और बहसों को समझने की कोशिश की। हाँ, काफी व्यापक चर्चा हुई। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति पद को अमेरिकी मॉडल से प्रेरणा लेकर भारतीय संसदीय व्यवस्था के अनुरूप ढाला था। इसमें संतुलन और निरंतरता का विचार प्रमुख था। जी। आज की तेज और कभी कभी बेहद ध्रुवीकृत राजनीति में क्या यह पद अपनी उस अपेक्षित निष्पक्षता और संतुलन साधने वाली भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा पा रहा है, जिसकी कल्पना शायद संविधान बनाते समय की गई थी? इस पर विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है। यदि आप NCERT और लक्ष्मीकांत पर आधारित पूरी भारतीय राजव्यवस्था श्रृंखला को कवर करना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। वहां आपको भारतीय राजव्यवस्था पर स्पष्ट और संरचित तरीके से सामग्री मिलेगी। जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें और इस सत्र को लाइक करना ना भूलें। NCERT मंत्रणा से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।